नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BMSICL के महाप्रबंधक संजीव रंजन के ठिकानों पर छापा इस वक्त पड़ रहा है। 8 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। पटना में 5 करोड़ का मकान, बैंक खाते में 50 लाख रुपए जमा मिले हैं। काली कमाई करने का इनके ऊपर आरोप, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई। पटना के रामकृष्णपुरम आवास समेत 2 आवास और कार्यालय में देर रात तक छापेमारी की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों की माने तो ये अधिकारी ऐशो आराम का जीवन जीने का शौकीन रहा है। आरोपी अधिकारी पटना क्लब का सदस्य भी है, जिसकी सदस्यता संख्या S/470 है। आरोपी अधिकारी ने पत्नी के नाम पर कर्नाटक और बेंगलुरु में भी मकान खरीद रखा है। तो काली कमाई के ये धन कुबेरों को देखिए, करोड़ों की संपत्ति संजीव रंजन के ठिकानों से निकलकर सामने आने लगी। 8 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है और किस तरीके से ऐशो आराम की जिंदगी ये शख्स जी रहा था, वो ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। बैंक खातों में 50 लाख जमा है। काली कमाई करने का इनके ऊपर आरोप था, जिसके बाद कार्रवाई की गई और एक एक करके ये तमाम वो धन कुबेर हैं जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति का अर्जन किया हुआ है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, बिहार में ऐसे और कितने धन कुबेर जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति का अर्जन भी किया और पाक साफ बनने की कोशिश अब तक करते नजर आए? देखिए विभा, वाकई में लगातार न्यूज 18 कवरेज करता रहा है इस तरह की खबरों की, और हैरानी होती है कि जो धन कुबेर और भ्रष्ट अफसर है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कल 2 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। एक तो आर्थिक अपराध इकाई ने सहायक उद्यान निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन शाम तकरीबन 3 बजे के बाद हेल्थ में सरकारी खरीद करने वाले जो GM है उनकी संपत्ति को लेकर जब छापेमारी की तो आय से 10 गुना संपत्ति इनके यहाँ मिली। और जिस मकान का विजुअल जो है वो चल रहा है न्यूज 18 पे, ये 5 करोड़ का तो बंगला ही है उनका, और इस मकान में स्विमिंग पूल भी है और पार्किंग भी है, लिफ्ट भी है, तमाम जो चीजें हैं ऐशो आराम की वो सारी चीजें हैं। और जो कुल इनकी जानकारी मिली संपत्ति की, उसके अनुसार बैंक में तकरीबन 50 लाख रुपए हैं। एक बैंक लॉकर का भी पता चला है, बेंगलुरु में फ्लैट का पता चला है, रांची में भी पत्नी के नाम से फ्लैट और जमीन है, बाढ़ में पटना के बाढ़ में पत्नी के नाम से जमीन का पता चला है, फोर्ड इको स्पोर्ट्स और होंडा इमेज जैसी कार भी इनके पास है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार सरकार जिन अफसरों को अपॉइंट कर रही है वो अफसर अपनी जो मूल भावना है, मूल कर्तव्य, उसको भूल करके किस तरीके से अपने लिए सारी सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बिहार के लिए, जहां 0 टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसके लिए एक शर्मनाक बात है। और लगातार ऐसे अफसर राडार पर हैं जो एजेंसियां हैं उनकी, और आगे भी इसी तरीके से एजेंसियों ने कहा है कि कार्रवाई चलती रहेगी बिहार में। तो निश्चित तौर पर इस कार्रवाई से हड़कंप भी मचा हुआ है ऐसे भ्रष्ट और घूसखोर अफसरों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए, और तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वो बंगला है, देखिए 5 मंजिला बंगला जिसमें ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। स्विमिंग पूल है, यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था है, हर वो ऐशो आराम की सुविधा जिसे आप यहाँ पर धन कुबेरों के घरों पर देख सकते हैं। और अकूत संपत्ति का अर्जन, संजीव रंजन के ठिकानों पर देर रात तक कल छापेमारी की गई। 8 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। और कल EOU की टीम ने मुजफ्फरपुर में तैनात सहायक उद्यान निदेशक के ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के पटना, मुजफ्फरपुर और बाढ़ स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद EOU की टीम कई कागजात अपने साथ लेके गई है। छापेमारी में पत्नी के खाते में राशि जमा होने की बात सामने आई है, जिसके कागजात बरामद किए गए। पटेल नगर में मकान की कीमत जो है वो 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पटना में 3 भूखंड खरीद कर रखे गए हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। बीमा की बात कर लीजिए, पोस्टल सेविंग की बात कर लीजिए, 19 लाख रुपए से अधिक जमा किए गए। वेतन मद से इन्हें अभी तक मात्र 70 लाख मिले। 20 बैंक के खाते हैं जिनके पासबुक बैंक से संबंधित 3 कार भी मिले। इसकी जांच भी की जा रही है। सभी कागजातों की जांच इस वक्त जारी है। शंभू प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप और उसके बाद यह कार्रवाई EOU की टीम की तरफ से।
और बड़ी खबर छपरा से आ रही है इस वक्त, जहां संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई है। चतरा बिनटोली में 2 लोगों की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में दोनों की मौत हुई है और शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। चतरा बिनटोली ये वो जगह जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने से मौत की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। हालांकि ये तमाम चीजें जांच के दायरे में है, लेकिन जो संदिग्ध परिस्थिति में 2 लोगों की मौत हुई, आशंका यही कि शराब पीने के बाद इन दोनों की मौत हुई। तो बड़ी खबर यहां इस वक्त छपरा से, जहां के 2 लोगों की मौत, शराब पीने की आशंका अब इस मौत के पीछे जाहिर की जाती हुई संदिग्ध परिस्थितियों में इन दोनों की जान गई है। तो चतरा बिनटोली 2 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से शंका जो है वो गहराने लगी है कि शराब पीने की वजह से तो मौत नहीं हुई। ठनका से बिहार में 16 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में ठनका गिरने की वजह से 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। छपरा में ठनका गिरा और 4 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो 4 लोगों की मौत पूर्वी चंपारण में हुई है। भोजपुर में 3 लोगों की मौत हो गई। छपरा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत, वहीं अररिया में 2 लोगों की जान गई है। और देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था, इसके बावजूद 16 लोगों की मौत हो जाती है। पूर्वी चंपारण में 2 लोगों की मौत हुई, बेतिया में 1, मोतिहारी में 1 शख्स की जान चली गई। गया में कार से 68,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जो झारखंड के रहने वाले हैं। पूछताछ में वे कैश के बारे में साफ साफ कुछ नहीं बता पाए। रामपुर थाना क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा था और इसी दौरान एक कार की तलाशी ली गई, जिसमें 2 बैग में रखे गए 68 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। एक बैग में 50 लाख जबकि दूसरे बैग में 18,25,000 रुपए रखे गए थे। रुपए झारखंड के रामगढ़ ले जाया जा रहा था। दोनों युवक खुद को सरिया कारोबारी बता रहे हैं और फिलहाल आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है। और अब उस हादसे की खबर जो हुआ मुंबई में, लेकिन इसके बाद बिहार में मातम मच गया। मुंबई के कुर्ला में बिल्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या अब 19 तक जा पहुंची है और मृतकों में 9 लोग बिहार के हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सोमवार की देर रात अचानक से 4 मंजिला इमारत जो है वो धराशायी हो जाता है, जिसमें कई लोग दब गए। तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इमारत के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनके वजह से अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है, 19 तक जा पहुंची है। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। बिल्डिंग में सभी लोग गरीब परिवार के बताए जा रहे हैं, जो यहाँ रह रहे थे। काम करने के लिए मुंबई में ये सभी यहाँ पर थे। मरने वालों में 9 लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें 3 छपरा के रहने वाले थे, जबकि बाकी लोगों की पहचान अभी की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और अब बात बिहार में कोरोना को लेकर, जिसमें कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 211 नए मरीज सामने आ गए हैं। पटना में अगर सिर्फ 24 घंटे की बात करें तो 124 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक्टिव केस की संख्या अब इस तरह से बढ़कर 885 तक जा पहुंची है। यानी लगातार कोरोना का विस्फोट जो है और मामले लगातार बढ़ते हुए, एहतियात और सावधानी की जरूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की जरूरत है। वहीं बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पंचायत समिति सदस्य की हत्या कर दी गई है। चाकू मारकर शहबाज आलम की हत्या की गई है। आपसी विवाद में हत्या को अंजाम दिए जाने की बात सामने आ रही है। बायसी थाने के ताड़ाबाड़ी की यह घटना है और हत्याकांड की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। पंचायत समिति सदस्य की हत्या के बाद पूर्णिया में सनसनी फैल गई। चाकू मारकर शहबाज आलम की हत्या की गई। आरा की वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का विवादों से गहरा नाता रहा है। एक बार फिर से विश्वविद्यालय विवादों में घिर गया है। ताजा मामला विश्वविद्यालय के भोजपुरी विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां भोजपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष की ओर से
टॉयलेट, बाथरूम और क्लासरूम की सफाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। भोजपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिवाकर पांडे के साफ सफाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन में खलबली मच गई। दरअसल भोजपुरी विभाग का टॉयलेट साफ कर रहे प्रोफेसर दिवाकर पांडे खुद के वायरल वीडियो के बाबत विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हैं। मैनेजमेंट ने 1.5 महीने पहले भोजपुरी विभाग में कार्यरत स्वीपर पंकज कुमार को भोजपुरी विभाग से हटाकर प्रशासनिक विभाग में क्लर्क के पद पर मौखिक आदेश से नियुक्त कर दिया, लेकिन उसके हटने के 1.5 महीने के बाद भी अब तक विभाग में नए स्वीपर की बहाली नहीं की गई। उसी के विरोध के तहत उन्होंने टॉयलेट की साफ सफाई की। अच्छा, ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि इधर बंदी चल रही है और हम लोगों को रोज़ आना है। हम लोग विभागाध्यक्ष हैं, तो इधर जब 15-20 दिन पहले की बात है, देखे कि हमारा स्वीपर नहीं आ रहा है, तो हमने पता किया कि भाई कहाँ है, तो पता चला कि DSW ने स्वीपर को बुला लिया है अपने कार्यालय में। तो हम जाकर रजिस्ट्रार से बात किए और हमने कहा कि DSW कार्यालय में स्वीपर की तो कोई आवश्यकता है नहीं, फिर भी चलिए अगर बुला लिया गया है तो हम ज़्यादा उस पचड़े में नहीं जाना चाहते हैं, हमको एक स्वीपर दे दिया जाए ताकि साफ़ सफाई होती रहे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको स्वीपर आपके यहाँ भेज दिया जाएगा। 15 दिन से ऊपर बीत गए, अभी तक नहीं आए। हमारे विभाग में नहीं बल्कि अधिक जिला परिषद और PRO डिपार्टमेंट में, क्योंकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त एक ऐसा युवक कर्मचारी है और जो स्वीपर का काम करता था, उसने अपनी प्रतिभा के आधार पर अपना क्वालिफिकेशन बहुत ऊपर किया और वह हाईली क्वालिफाइड है, MA पास आउट है, PhD में इनरोल्ड है और वह शोध छात्र है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उदयपुर में कन्हैयालाल के निर्मम हत्या की निंदा की है। भागलपुर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घोर लापरवाही का यह नतीजा है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसे असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटने की जरूरत है। मुझे लगता है जो भी घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार से मुझे लगता है कि ऐसे अराजकतावादी तत्व जो आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है, उनके मंसूबे को किसी हालत में पूरा नहीं होने दिया जाएगा और हर तरह से शांति और अमन चैन की व्यवस्था हो। तो पुलिस प्रशासन का वो मांग कर रहा था, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको मुहैया नहीं कराई, जिसके कारण इतनी बड़ी हादसा हुई है। ये सचमुच में हृदय विदारक है। कैमूर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए और इस दौरान जमकर लाठी और डंडे चलाए गए। जब महिलाएं बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो उन पर भी हमला कर दिया गया। मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। तो देखिए कैसे हाथ में लाठी डंडों के साथ एक दूसरे के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। बीच बचाव करती एक महिला आपको जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। नेपाल की तराई में लगातार हो रही बारिश से किशनगंज के कुछ इलाकों में बाढ़ के जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खेत खलियान पूरी तरह से डूब चुके हैं। सड़कों पर पानी चढ़ा हुआ है। कई जगहों पर चचरी पुल भी ध्वस्त हो चुका है। नाव के सहारे लोग अब जिंदगी बचाने में जुटे हुए हैं। पानी में डूबे घरों से लोग किसी तरह अपने सामानों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने की कोशिश करते आपको नजर आ रहे होंगे। रेतवा नदी के कटाव से कई घर विलीन हो चुके हैं, जल समाधि ले चुके हैं। लोगों का यह आरोप है कि हालात का जायजा लेने आए CO यहां से घूमकर चले गए, लेकिन कोई प्रशासनिक मदद उनकी तरफ से अब तक नहीं की गई है। लोग सामाजिक सहयोग से कटाव रोधी काम में लगे हुए हैं। यहाँ अब तक 5-6 दिन पहले 5-6 घर नदी में विलीन हो गया। विलीन होने के बाद प्रशासन आया, निरीक्षण करके CO साहब गए। अब तक कोई कार्य नहीं हो पाया, जो कि नदी का जल स्तर बढ़ने से
आज नदी का कटान खूब तेजी से हो रहा है। अभी इतना भीषण बाढ़ की चपेट में पड़े हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण अपने बचाव के लिए बांस इकट्ठा करके रोकथाम को बहुत ज़्यादा काबू में लेके आए, लेकिन इससे कोई मतलब बचाव की संभावना नहीं है। किशनगंज के ठाकुरगंज में भी कटाव से लोग अब दहशत में हैं। खारूदा पंचायत के गोगरिया में एक मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त होकर नदी में देखे कैसे समा जाता है। ये मस्जिद का एक हिस्सा है जो कुछ क्षणों में ही नदी में विलीन हो गया। इलाके में सैकड़ों एकड़ खेत जो है वो पहले से ही नदी में समा चुकी है। कई घर और मंदिर भी नदी में जल समाधि ले चुके हैं और ऐसे में हर दिन लोग कटाव की दहशत से जी रहे हैं। जनप्रतिनिधि पर समय रहते कटाव निरोधी काम नहीं करने का आरोप ग्रामीणों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो देखिए कैसे ये मस्जिद का हिस्सा जो अब से कुछ वक्त पहले तक तनकर खड़ा था वो धीरे धीरे इस नदी में विलीन हो गया। औरंगाबाद महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और निजी नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। नाराज परिजनों ने मृतक के शव के साथ फेसर औरंगाबाद रोड को जाम कर दिया और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। खबर के मुताबिक महिला को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां हालत बिगड़ने के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, तभी उसकी मौत हो जाती है। जमुई में शिक्षा के साथ साथ समाज में लड़कियां अव्वल हों, इसके लिए जिले के डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बड़ी पहल की है। पढ़ेगा जमुई बढ़ेगा जमुई के नारे के साथ डीएम खुद स्कूलों में जाकर छात्राओं के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण इलाके के स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों की छिपी हुई प्रतिभा सामने आ पाए और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा सकें। इसी उद्देश्य को लेकर डीएम हर दिन किसी न किसी नए स्कूल में पहुंचते हैं, 10वीं और 12वीं की छात्राओं से सीधा संवाद करते हैं, उनका पढ़ाई को लेकर हौसला बढ़ाते हैं। छात्राओं को पढ़ाई लिखाई को लेकर एक किट भी दिया जाता है। डीएम की इस पहल से जो छात्राएं हैं वो भी बेहद खुश हैं। रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में ये जानकारी दी है। कंपनी ने यह भी बताया है कि मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से हट गए हैं। रिलायंस जियो ने शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में बताया है कि 27 जून 2022 को हुई बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुकेश अंबानी के डायरेक्टर पद से इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। यह इस्तीफा सोमवार 27 जून को वर्किंग आवर में खत्म होने के साथ प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने बैठक में कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन पद पर नियुक्त को भी मंजूरी दे दी है। आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे हैं। वे साल 2014 में रिलायंस जियो के बोर्ड में शामिल हुए थे। बता दें कि रिलायंस जियो ऑयल से लेकर रिटेल तक के बिजनेस में मौजूद कारोबारी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम यूनिट है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।